Hello students, welcome back to the second lecture of Business Communication Module 2, that is Work Team Communication. So in the previous video lecture, we have completed certain topics like group communication. We have studied about what we have to do in group communication, what we don't have to do in group communication. Then we studied about the characteristics of group communication. We also studied about various groups that exist in organization, because of which there are different modes of communication. Then we have studied about the various variables of group communication. Now in this video lecture, second video lecture of business communication module 2, we will study about what is initial group goals. तो हमें पहले से ही पता है कि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, ये हमने इससे पहले वाले सारे के सारे अपने स्लाइड्स में जो आपका लेक्चर फर्स्ट था, वीडियो लेक्चर फर्स्ट था मॉड्यूल 2 का, उसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो ग्रुप होती है, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ग्रुप। ओके, जब भी हम ग्रुप बनाते हैं किसी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो ग्रुप बनता है? 2 और मोर पीपल, फ्री इंटरैक्शन अमंग मेंबर्स, कॉमन आइडेंटिटी एंड कॉमन पर्पस। तो जितने भी लोग आपके ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, 2 से ज्यादा लोग होते हैं तभी वो ग्रुप होती है। इसके बाद उनके बीच में एक फ्री इंटरैक्शन होता है, उनकी आइडेंटिटी एज अ ग्रुप होती है, तो एक कॉमन आइडेंटिटी वो शेयर कर रहे हैं आपस में। एंड लास्ट वन इज कॉमन पर्पस, एक कॉमन पर्पस होता है, एक गोल होता है जिसको अचीव करना चाहते हैं वो, और इसकी वजह से ही वो ग्रुप फॉर्म हुई है। तो जो इनिशियल ग्रुप गोल्स होता है वो ये होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसी वजह से हम इनिशियल ग्रुप गोल्स जो है वो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन में स्पेसिफिकली इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, इनिशियल ग्रुप गोल्स, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि इनिशियल ग्रुप गोल्स में क्या होता है, वी हैव टू गेट टू नो वन अनदर। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आपके ग्रुप में, आपको उनको बहुत ही अच्छे से जानना होता है, उनका बैकग्राउंड आपको पता करना होता है, और उनका बेसिकली वर्किंग जो जो उनका स्टाइल है, स्टाइल ऑफ वर्क है, वो कैसा है, ये आपको पता करना होता है। और ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होती हैं आपस में। देन सेकंड आपका इनिशियल ग्रुप गोल क्या होता है, वर्क आउट डिसीजन मेकिंग इश्यूज, जितने भी डिसीजन मेकिंग इश्यूज होते हैं उस पर प्रॉपरली वर्क करना। एंड थर्ड इज सेट ग्राउंड रूल्स, और आपस में कम्युनिकेट करके जो भी ग्राउंड रूल्स होते हैं वो सबसे पहले फिक्स कर लेना कि आगे जो हमारे ग्रुप में हम काम करेंगे एक दूसरे के साथ, तो दीज आर सर्टेन रूल्स विच ऑल ऑफ अस हैव टू फॉलो एज अ ग्रुप। तो इनिशियल ग्रुप गोल्स आपका क्या होता है, to get to know one another, for which you need a proper communication, a proper set of communication skills. Then you have to work out decision making issues and you have to set ground rules. Then we also have to provide feedback. Okay, acknowledge the need of feedback. अब जब ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसमें इनिशियली हमें फीडबैक को भी इंपॉर्टेंस देनी होती है, हमें ये बताना होता है कि देयर इज अ नीड ऑफ फीडबैक, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके के फीडबैक को वेलकम किया जाता है। इसके बाद हम किस तरीके से फीडबैक देते हैं ये भी हमें बताया जाता है। फीडबैक कैसे देना होता है, यू हैव टू बी डिस्क्रिप्टिव, यू हैव टू अवॉइड यूजिंग लेबल्स, you have to don't exaggerate the feedback too much, because if anyone has to read all the feedback, if anyone has to go through the feedback and has to come to a conclusion through that feedback, if it is in a very very descriptive manner, then if it is in a very exaggerated form, the person is not going to get the central idea of the feedback. So you don't have to exaggerate the whole feedback. Then you have to speak for yourself, and you have to use I statement. So these are basically the initial group goals that each one of us as a participant of a group, we all have to do this. We have to get to know each other well, we have to work out on the decision making issues, we have to set ground rules. Okay, and then we have to give importance to the feedback, we have to welcome the feedback, positive or negative. Then now another we are going to start another topic, that is negotiation. नेगोशिएशन के बारे में आप कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, क्योंकि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूजुअली इस टर्म को यूज करते हुए दूसरों को भी देखते हैं और कभी कभी हम खुद भी यूज करते हैं।
तो यहाँ पे नेगोशिएशन का जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है? Negotiation is a process of bargaining in which two parties, each of which has something that the other wants, try to reach an agreement on mutually accepted terms. This is negotiation. तो नेगोशिएशन एक प्रोसेस होता है बार्गेन करने का दो पार्टीज के बीच में, और दोनों पार्टी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो वो एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ टर्म्स पे आती हैं जिस पे दोनों पार्टी अग्री होती हैं और दोनों पार्टी उस पर वर्क करती हैं। अब इसका जो एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ नेगोशिएशन है वो ये है, अ ब्रदर एंड सिस्टर डिबेटिंग विच मूवी टू वॉच। एक भाई और बहन है जिनको जाना है कोई मूवी देखने के लिए, और वो डिबेट करते हैं कि उनको कौन सी मूवी देखने जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का वो कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए वहां पे। Two friends trying to settle the amount for which one wants to sell his old car to the other. अब दो दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त है जिसके पास कार है, वो उसको बेचना चाहता है। दूसरा जो दोस्त है वो एज अ बायर उस प्राइस को कम करना चाहता है, और पहला दोस्त एज अ सेलर उस प्राइस को ज्यादा से ज्यादा करके बेचना चाहता है। तो दोनों दोस्त आपस में बात करके नेगोशिएट करके एक सर्टेन अमाउंट सेटल करेंगे जिस पे दोनों अग्री होंगे। दिस इज नेगोशिएशन। देन टू सिस्टर्स फाइटिंग ओवर हाउ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स शुड बी डिवाइडेड बिटवीन देम। दो बहनें जो आपस में फाइट कर रही हैं कि किस तरीके से जो चॉकलेट्स हैं उनको डिवाइड करना है। देन an employee making a suggestion to her manager regarding her salary. The manager is trying to negotiate and the employee is also trying to negotiate. Employee को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी चाहिए, मैनेजर एक सर्टेन अमाउंट पे उसकी सैलरी को फिक्स करना चाहता है, और दोनों को एक म्यूचुअल अग्रीड अमाउंट पे अग्री करना होता है। Then a salesperson trying to arrange a meeting with a prospective wholesaler या dealer. तो एक salesperson एक prospective wholesaler जिसको वो सामान बेच सकता है उसके साथ एक मीटिंग अरेंज कर रहा है कि कौन सा ऐसा सूटेबल टाइम होगा जो जिसमें मैं भी अवेलेबल रहूंगा, आप भी फ्री रहेंगे, जिससे मैं आपके सामने सारे के सारे जो डील है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। और इस वजह से उन लोगों के बीच में एक नेगोशिएशन होता है टाइम को लेके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके एवरीडे लाइफ से जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से नेगोशिएशन हो रहा है। ओके, there are two types of negotiation. First one is formal negotiation and the other one is informal negotiation. A formal negotiation is for settling a dispute or a conflict between two parties. Example, labor or workers strike. The meeting between two parties is fixed beforehand and both parties have time to prepare their bargaining points. Now, before understanding the formal definition of formal negotiation, let me explain you certain points. देखिए, दो तरह के नेगोशिएशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल नेगोशिएशन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक फॉर्मल काम के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी फॉर्मल प्रोसीडिंग के नेगोशिएशन के लिए, किसी फॉर्मल फंक्शन के नेगोशिएशन के लिए प्रॉपर चैनल फॉलो करके, प्रॉपर प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस फॉलो करके जो नेगोशिएशन होता होगा वो आपके फॉर्मल नेगोशिएशन होते हैं। और इनफॉर्मल नेगोशिएशन वो होते हैं जहाँ पे इतने सेट ऑफ रूल्स आपको नहीं फॉलो करने होते हैं। और एज पर डेफिनेशन यहाँ बोला भी जा रहा है कि जब किसी डिस्प्यूट को या किसी कॉन्फ्लिक्ट को जो कि दो पार्टी में हुआ है, उस कॉन्फ्लिक्ट को सेट करने के लिए जब कोई नेगोशिएशन होता है तो दैट इज फॉर्मल नेगोशिएशन। द मीटिंग बिटवीन टू पार्टीज इज फिक्स। पहले से ही दोनों पार्टी के बीच में होने वाली मीटिंग को फिक्स कर दिया जाता है और उनसे क्या बात करनी है, किस तरह के तरीके से उनके साथ बार्गेनिंग करनी है, ये सारी चीजें पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। ओके, पहला पॉइंट है इसमें प्री अरेंज्ड मीटिंग ऑफ टू पार्टीज। दोनों पार्टी की जो मीटिंग है वो पहले से प्री अरेंज्ड होती है। एजेंडा इज फिक्स्ड। एजेंडा का मतलब होता है कि आपको उस मीटिंग में क्या डिस्कस करना है, तो एजेंडा पहले से ही फिक्स होता है। क्योंकि कोई प्रॉब्लम हुई रहती है, कोई डिस्प्यूट हुआ रहता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ रहता है, उसी से रिलेटेड आपको नेगोशिएशन करना होता है। तो ज्यादातर टाइम आपको पता होता है कि आपको किस बात से रिलेटेड क्या एजेंडा है इस मीटिंग का, किस चीज को आपको डिस्कस करके कंक्लूजन पे आना है। थर्ड वन इज मोर देन टू पर्सन्स आर इन्वॉल्व। ऑफ कोर्स दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं इस नेगोशिएशन प्रोसेस में। देयर इज टाइम टू प्रिपेयर एंड असाइन रोल्स फॉर ईच पर्सन इन ईच पार्टी। तो यहाँ पे जो भी आपकी मीटिंग होती है फॉर्मल नेगोशिएशन के लिए, जो भी बार्गेनिंग होती है, इसमें पहले से ही टाइम डिसाइडेड होता है और जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं उस मीटिंग में उनका रोल
असाइंड होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 लोग के बीच में मीटिंग हो रही है, तो एक पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, दूसरी पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, और एक थर्ड पार्टी हो सकती है जो दोनों के ही जो मिस्ड पॉइंट्स हैं उनको रिमाइंड करा सकती है, उनको रख सकती है। एक फोर्थ पार्टी भी हो सकती है जो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के बाद एक डिसीजन ले सकती है, ऐसा डिसीजन जिसपे दोनों अग्री हो। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी फॉर्मल नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है उसमें हर पर्सन का रोल पहले से अच्छे से डिफाइंड होता है। Now, simple to handle than unannounced meeting. There is time to study entire situation and find out strength and weakness of other party. तो यहाँ पे ये जो आपकी formal negotiation का जो process होता है, ये जो meeting होती है, इसको handle करना ज़्यादा easy होता है, क्योंकि पहले से fix होता है, time fix होता है, venue fix होता है, जितने लोग आएंगे वो सारी चीज़ें fix होती हैं, conflict या dispute जो भी होता है आपको पहले से पता होता है, तो आप एक background study उसकी कर लेते हैं और उसके बाद आप वेल प्रिपेयर्ड होके उस मीटिंग में आते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए। तो इस तरीके से ये थोड़ा सिंपल होता है हैंडल करना, और आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, अपनी भी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है और दूसरी पार्टी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी पता चलता है। तो ये आपका फॉर्मल नेगोशिएशन होता है, जहाँ पे किसी डिस्प्यूट या किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए नेगोशिएशन का प्रोसेस किया जाता है। ये पहले से प्री डिटर्मिंड होता है, क्या उसमें डिस्कस करना है, कितने लोग आएंगे, उन लोग का रोल क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें पहले से फिक्स होती हैं। Then comes informal negotiation. Informal negotiation वो negotiation होता है, these are unannounced and casual meetings. Unannounced होता है, ठीक है, और casual approach का होता है, such as when a staff member drops by a colleague's office and discuss a problem which they attempt to resolve. जैसे कि हो सकता है कि कोई एक colleague अपने जो कुलीग है उसके पास आए और उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। ओके, सो दिस कुड बी एन इनफॉर्मल नेगोशिएशन। इट इज अनअनाउंस्ड, अनाउंस्ड नहीं होता है पहले से, इसमें सिर्फ दो पार्टी ही होती है, दो लोग ही होते हैं, बहुत ही कैजुअल होता है, क्योंकि हो सकता है दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो और छोटा मोटा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई प्रॉब्लम हो जिसको रिजॉल्व करना हो, इसकी वजह से वो मीटिंग कर रहे हैं। और it does not give one time to prepare for the discussion. We cannot study the strengths and weaknesses of the other side. तो यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता है पहले से प्रिपेयर करने का, कोई भी चीज़ बैकग्राउंड चेक करने का, या पहले से स्ट्रेंथ और वीकनेस जो अदर पार्टी की है उसको स्टडी करने का, इन सब का टाइम आपको नहीं मिलता है। ये क्वाइट फ्रेंडली होता है और इनफॉर्मल अप्रोच होता है, इसमें ऐसे कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता है कि पैनल बैठा है, कई लोग इसमें हैं, सबका अपना अपना रोल है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इनफॉर्मल वे में ये होता है। सो व्हाट वी हैव सीन इज कि जो आपका नेगोशिएशन होता है ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज फॉर्मल, सेकेंड वन इज इनफॉर्मल। फॉर्मल नेगोशिएशन ज़्यादातर वो होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट हो जाता है या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसको रिजॉल्व करने के लिए कई लोग इन्वॉल्व होते हैं और एक प्रॉपर एजेंडा और प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो इसको नेगोशिएशन को करते हैं। और इनफॉर्मल नेगोशिएशन वो होता है जिसमें कैजुअल मीटिंग के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं, कोई स्टेप्स, कोई प्रोसेस, कोई रोल डिफाइंड नहीं होता है पहले से। ओके, now what are the factors that basically affect your negotiation decision? First one is location. किस location पे वो negotiation हो रहा है, इस बात पे भी आपका जो पूरा negotiation है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए जो आपका अगर जिस पार्टी का लोकेशन होता है उस पार्टी के पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता होता है कि हाँ हमारे यहाँ नेगोशिएशन हो रहा है तो हमारे पास सारी जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी मटेरियल नीडेड होती हैं वो सारी मटेरियल हैं हमारे पास, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है, तो उसकी वजह से देखिए अफेक्ट हो गया आपका नेगोशिएशन। ओके, प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। इसके बाद टाइमिंग, नेगोशिएशन शुड बी टाइमली विच मीन्स इट शुड बी कैरीड आउट बिफोर इट इज टू लेट। द टाइम एंड ड्यूरेशन शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल कन्वीनियंस, मतलब कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो, मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इससे पहले ही आपको नेगोशिएशन कर लेना अच्छा रहता है। जो टाइम है, किस टाइम पे ये नेगोशिएशन होगा, क्या ड्यूरेशन होगी इस मीटिंग की, ये पहले से फिक्स हो जाना चाहिए, दोनों पार्टी के कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए, दोनों पार्टी के पास जब टाइम हो, दोनों पार्टी जब बात करने को तैयार हो। देयर शुड बी एडिक्वेट टाइम फॉर स्मूथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, दोनों पार्टी अपने पॉइंट्स को अच्छे से रख पाए, इसका एडिक्वेट टाइम होना चाहिए। द प्रिपरेशन टाइम एंड टाइम फ्रेम फ्रॉम फॉर इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट आफ्टरवर्ड्स शुड बी फिक्स्ड केयरफुली।
और जब नेगोशिएशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उस सारे एग्रीमेंट में, जिस चीज़ को आपने अग्री किया है, उन सारे टर्म्स को, ये भी पहले से फिक्स कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करें नेगोशिएशन को? लोकेशन, क्योंकि जिसकी लोकेशन पे नेगोशिएशन प्रोसेस होता है उसके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन, सारे मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो अवेलेबल होते हैं उस टाइम पे। टाइमिंग, टाइमिंग का मतलब है कि बहुत ज़रूरी होता है कि नेगोशिएशन आप टाइम पे करें, बहुत ज़्यादा लेट ना करें। देन सब्जेक्टिव फैक्टर्स होता है जिसकी वजह से नेगोशिएशन अफेक्ट होता है। क्या क्या होता है सब्जेक्टिव फैक्टर? पहला होता है फियर ऑफ अथॉरिटी। मान लीजिए कि किसी नेगोशिएट करना है आपको किसी हायर अथॉरिटी के साथ, और जिसके बहुत सारे हायर कनेक्शंस हैं या जो ज़्यादा हो आपके आपके कंपैरिजन में कैपेसिटी में, तो ऐसे केस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है वो सप्रेस हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। ओके, देन और क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके नेगोशिएशन प्रोसेस को? फ्यूचर एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, the fear of losing business in future, personal relationships and effect on participants reputation, ये सारा भी आपके नेगोशिएशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने आज तो नेगोशिएट करके किसी पार्टी को किसी पार्टी के फेवर में फैसला नहीं लिया, या उनको बहुत ज़्यादा वो फैसला पसंद नहीं आया, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो आपके साथ कोई बिजनेस डील ना करे। तो हो सकता है कि नेगोशिएट करने के टाइम पे आपके मन में कोई डर हो कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर इनके फेवर में डिसीजन नहीं लेंगे तो लास्ट में जो है वो हम इनके साथ फ्यूचर में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसे इस तरीके के सर्कमस्टांसेस होते हैं, या पर्सनल रिलेशनशिप है आपका किसी एक पार्टी के साथ, या हो सकता है कि रेप्यूटेशन किसी पार्टी की बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो डिसीजन होता है नेगोशिएशन का उसको अफेक्ट कर देती हैं, उसको बायस्ड कर देती हैं। ओके, then mutual obligation, memories of past favors also influences the negotiation। तो मतलब कि कभी अगर किसी पार्टी ने पहले से किसी के लिए कोई फेवर किया है तो वो उस पार्टी के पास कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है, और इस वजह से उनका जो डिसीजन होता है नेगोशिएशन का वो थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है उस वजह से। पर्सनल कंसिडरेशन, मतलब कि पर्सनल कंसिडरेशन का मतलब है कि हाउ माई पोजिशन ऑन दिस इशू इज लाइकली टू अफेक्ट ऑन फ्यूचर वर्किंग रिलेशनशिप। तो ये जो नेगोशिएशन कोई पार्टी, अगर जब भी कोई नेगोशिएशन करती है कोई भी पार्टी, तो वो कुछ क्वेश्चन है अपने आप से करती है। क्या क्या क्वेश्चन करती है? जैसे कि फ्यूचर में मेरे रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट होगा इस नेगोशिएशन प्रोसेस की वजह से? एम आई होपिंग टू मच बाय एम्फोसाइजिंग पास्ट ऑब्लिगेशंस, क्या जो पुराने फेवर्स मेरे लिए किए गए थे क्या मैं उसको बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहा हूँ डिसीजन लेने के टाइम पे? एम आई गेटिंग टू मच इन्फ्लुएंस बाय पास्ट ऑब्लिगेशंस, क्या जो पास्ट ऑब्लिगेशन है उससे मैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा हूँ? वाई आर माई गोल्स, वट आर माई गोल्स फ्रॉम दिस नेगोशिएशन, अब ये जो नेगोशिएशन हो रहा है इससे मुझे क्या मिलेगा? तो ये सारे पर्सनल कंसिडरेशन होता है। हर पार्टी जो नेगोशिएशन का प्रोसेस कर रही है उसका अपना कुछ एस्पेक्ट होता है, कुछ अपनी बातें होती हैं जिसको वो ध्यान में रख के तभी नेगोशिएशन प्रोसेस करती है। तो ये सारे पर्सनल कंसिडरेशन होते हैं। देन कम्स इंडिविजुअल रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप होता है दो पार्टी के बीच में, दो पर्सन के बीच में, वो भी आपके नेगोशिएशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। मान लीजिए कि दो पार्टी है, पार्टी ए पार्टी बी, जिनके बीच में नेगोशिएशन का प्रोसेस होना है। थर्ड पार्टी है पार्टी सी, जो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के एक बीच का डिसीजन लेगी जिससे दोनों ही पार्टी का ना फायदा हो ना नुकसान हो, एक म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स पे वो दोनों पार्टी को अग्री कराएगी। अब हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसने फर्स्ट पार्टी ए से, पार्टी सी ने पार्टी ए से कोई फेवर लिया हो पुराना, या इनका कोई रिलेशनशिप हो पहले इनके साथ, तो ऐसे केस में उनका जो डिसीजन है वो थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये नेगोशिएशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर देती हैं, और इन सारी वजह से जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल पार्शियलिटी फ्री नहीं हो पाता है, अनबायस्ड नहीं हो पाता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? लोकेशन होता है, किस लोकेशन पे नेगोशिएशन का प्रोसेस हो रहा है, क्या टाइमिंग है नेगोशिएशन के प्रोसेस की, और सब्जेक्टिव फैक्टर। ओके, देन देर आर सर्टेन स्टेजेस इन नेगोशिएशन प्रोसेस। ठीक है, नेगोशिएशन प्रोसेस का कुछ स्टेज होता है, कुछ मतलब स्टेप होता है उस प्रोसेस का। पहला होता है प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग, सेकेंड इज एक्सचेंज इनिशियल व्यूज, थर्ड इज एक्सप्लोरिंग पॉसिबल कॉम्प्रोमाइजेस, थर्ड इज सर्चिंग फॉर कॉमन ग्राउंड, फोर्थ इज सिक्योरिंग एन एग्रीमेंट, एंड फिफ्थ इज इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया।
ओके तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग। सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है, प्लान करना होता है कि अच्छा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या यहाँ पे कोई इशू हुआ है, हमको इसमें नेगोशिएशन करना है। तो पहले से आप ये देखते हो कि प्रिपेयर करते हो, बैकग्राउंड की सारी चीज़ों को आप वेरीफाई करते हो, प्लान करते हो कि इस टाइम ड्यूरेशन पे दोनों पार्टी के बीच में मीटिंग होगी और उनके बीच में नेगोशिएशन का प्रोसेस कैरी ऑन होगा। ओके तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हो, प्रिपेयर और प्लान करते हो। सेकेंड वन इज एक्सचेंज इनिशियल व्यूज। उसके बाद फिर जो भी दोनों पार्टी का व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप उसको सुनते हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, हो सकता है कोई बात हुई है, तो आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू पहले सुनते हो, कौन कितना क्या बता रहा है। देन आप पॉसिबल कॉम्प्रोमाइजेस को देखते हो कि क्या क्या कॉम्प्रोमाइज की हम करवा सकते हैं दोनों पार्टी से। इसके बाद आप कॉमन ग्राउंड देखते हो, मतलब कॉमन ग्राउंड का मतलब है एक कॉमन एस्पेक्ट चूज करते हो जिसपे दोनों पार्टी अग्री हो जाए, किसी भी पार्टी को बुरा ना लगे, कि ऐसा ना हो कि किसी पार्टी के फेवर में हम ज्यादा हेल्प कर रहे हैं या उसका हम फेवर ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा ना हो। दोनों का कॉमन ग्राउंड आप चूज करते हैं और फाइनली आप उस पर दोनों को अग्री कराते हैं। ठीक है, सिक्योरिंग एंड एग्रीमेंट, दोनों को अग्री कराते हैं और उसके बाद उस एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और फाइनली आपका नेगोशिएशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि प्रिपरेशन हो रही है, प्लानिंग हो रही है, दोनों ही पार्टीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रही हैं, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज हम कर, क्या क्या पॉसिबल कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, हम इस चीज़ को देखते हैं, कॉमन ग्राउंड दोनों पार्टी के बीच का चूज करते हैं और उसके हिसाब से हम अग्रीमेंट बनवाते हैं जिसपे दोनों पार्टी अग्री हो और उस अग्रीमेंट को हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये पूरा आपका प्रोसेस नेगोशिएशन का होता है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वील स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट। आज हमने पढ़ा आपका इनिशियल ग्रुप गोल्स, और इसके बाद आज हमने दूसरा जो टॉपिक है वो पढ़ा व्हाट इज नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन एक बार्गेनिंग का प्रोसेस होता है जब कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट हो जाता है दो पार्टीज के बीच में। ओके अब इसके बाद फिर हमने ये भी देखा कितने टाइप का नेगोशिएशन होता है और हमने देखा क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपके नेगोशिएशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं और नेगोशिएशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। So we'll start with conflict. So without delaying, let us go to the topic conflict. तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट वर्ड आता है तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि जो हमारे जब कहीं पे झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखिए ऐसा नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, किसी भी दो पार्टी का, दो लोगों का, किसी भी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी पॉइंट पे डिसअग्री करना एक दूसरे से, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट को इनिशियल स्टेज में तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता नहीं है, इस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर देते हैं। बट अगर ऐसा होता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रेनफोर्स किया जाता है और रिजॉल्व नहीं किया जाता है तो फिर धीरे धीरे करके ये बहुत ही ज़्यादा रिगरस फॉर्म ले लेता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को डायरेक्टली डिफाइन करना चाहें तो इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन बिकॉज इट अकर्स इन मेनी सेटिंग्स। बहुत तरह की सेटिंग्स में ये अकर होती है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसी होती है जहाँ पे डिसएग्रीमेंट होता है, बाद में दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं दोनों पार्टी और वो अग्री कर जाते हैं और वो मैटर वहीं पे रिजॉल्व हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत सारी सेटिंग्स में होता है, इसलिए उसको डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर भी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू एनी सिचुएशन इन विच देयर आर इनकम्पैटिबल गोल्स, कॉग्निशन और इमोशंस विद इन और बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दैट लीड टू ऑपोजिशन और एंटागोनिस्टिक इंटरैक्शन। The definition recognizes basically three types of conflict. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे इनकम्पैटिबल गोल्स, मतलब कि लोग अग्री नहीं कर रहे हैं एक गोल पे, अलग अलग गोल्स हैं सबके, वो अपना अपना अपने अपने गोल को प्रायोरिटी दे रहे हैं और इस वजह से उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, या वो इमोशनली एक ही लेवल पे नहीं है, इस वजह से उनके बीच में आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो जब भी किसी कंडीशन में आप अपोज करते हो, एक दो इंडिविजुअल एक दूसरे को अपोज करते हैं, दो ग्रुप एक दूसरे को अपोज करते हैं, जब ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो वो आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब बेसिक
बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये इसमें 3 तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एक होता है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी गोल कॉन्फ्लिक्ट। गोल कॉन्फ्लिक्ट वो होता है जहाँ पे जो एंड स्टेट है किसी भी एक्शन का वो डिफर करता है लोगों के अकॉर्डिंग। तो कोई सोच रहा है कि एंड गोल है प्रॉफिटेबिलिटी, कोई सोचता है कि एंड गोल है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करना। ओके, तो हो सकता है, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि आप इस प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट अगर किसी को दिया गया है और उस प्रोजेक्ट से हर इंसान अलग अलग गोल डिराइव कर रहा है, तो वहां पे गोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। देन कम्स कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, अ सिचुएशन इन विच आइडियाज और थॉट्स आर इनकंसिस्टेंट। जो आइडियाज हैं और थॉट्स हैं लोगों के, इंडिविजुअल्स के, वो अलग अलग हैं, अलग अलग आइडियाज हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस है, जिसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। थर्ड वन इज अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे आप ये देखते हो कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हैं और इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे कोई फैक्ट्स पे आपका डिस्कशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी तरह के किसी इंटेलेक्चुअल फॉर्म ऑफ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। तो हमने क्या देखा, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, गोल कॉन्फ्लिक्ट, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट और अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। यही 3 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ देयर आर लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर आपका मैनेजमेंट लेवल होता है, फिर ऑपरेशनल लेवल होता है, फिर फंक्शनल लेवल होता है। तो ये जो आपके अलग अलग लेवल्स होते हैं, इस लेवल के हिसाब से आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि कॉन्फ्लिक्ट किस किस लेवल पे होता है, तो सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है वो हमारे अंदर से ही स्टार्ट होता है, इंडिविजुअल के अंदर से ही स्टार्ट होता है। जब इंडिविजुअल के मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसको हम कहते हैं इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और नोट करा दूं, देखिए जहां पे भी वर्ड आएगा इंट्रा, इंट्रा इसका मतलब होता है विद इन, और जहां पर भी वर्ड आएगा इंटर, इसका मतलब होता है आउटसाइड। ओके, तो अगर आपसे इंट्रा पर्सनल बोले मतलब एक पर्सन के अंदर होने वाला कॉन्फ्लिक्ट, इंटर पर्सनल बोले मतलब बाहर के लोगों के साथ होने वाला कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा ग्रुप बोले तो मतलब ग्रुप के अंदर होने वाला कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप बोले मतलब ग्रुप के बाहर के लोगों से होने वाला कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो पहला कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो पहला लेवल होता है कॉन्फ्लिक्ट का, वो होता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, सम फॉर्म ऑफ गोल कॉन्फ्लिक्ट और कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट विद इन एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के अंदर ही ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो कंफ्यूज है किसी चीज को लेके और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज वो देख रहा है और एक बहस चल रही है उसके मन में। तो इसको हम इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे in which individual has a choice between two or more alternatives with positive outcome। तो जब किसी इंडिविजुअल के मन में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए चल रहा होता है क्योंकि उसको 2 या 2 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स के बीच में चूज करना पड़ता है। हालांकि जो भी ऑप्शन वो चूज करेगा उसका पॉजिटिव आउटकम ही होगा। इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को हम अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को 2 जॉब ऑफर हुई है और उसको कोई एक जॉब एक्सेप्ट करनी है, तो दिस इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कि उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, अल्टीमेटली उसके हाथ में जॉब होगी, उसको सैलरी मिलेगी। तो दिस इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड वन इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट इन विच अ पर्सन हैज अ चॉइस बिटवीन 2 और मोर ऑल्टरनेटिव्स विथ नेगेटिव आउटकम्स। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब इंसान के पास 2 या 2 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं लेकिन उसके जो आउटकम होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और इस ऑल्टरनेटिव के बीच में उसको चूज करना पड़ता है, तो उसके मन में एक कश्मकश चल रही होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहा होता है। ये आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी से कोई गलती हो गई है जॉब में और उससे बोला जाए कि हम 2 तरह की पनिशमेंट ऑफर की गई है उसको और उसको उसमें से कोई एक पनिशमेंट चूज करनी है, तो ये आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। देन थर्ड वन इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि is a situation in which a person must decide whether to do something that had both
पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स। तो अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं और नेगेटिव आउटकम्स भी हैं, तो ऐसे केस में जब आपको, आपके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, आप दोनों ही चॉइस के बीच में जो आपके ऑप्शन है वो आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपस में ही अपने मन में ही उसको डिस्कस कर रहे हो, तो ये आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके, तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जो एक इंडिविजुअल के मन के अंदर चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट है। 3 टाइप का बेसिकली होता है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। नाउ द सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स। मैंने बोला ना आउटसाइड, नॉट विद इन यू। तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है बिटवीन इंडिविजुअल्स, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दैट इज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। टू मैनेजर्स कॉम्पीटिंग फॉर सेम पोजिशन, टू एग्जीक्यूटिव फाइटिंग फॉर लार्जर शेयर ऑफ कैपिटल, कॉर्पोरेट कैपिटल आर फ्यू एग्जाम्पल्स। तो जब हम ये देखते हैं कि दो मैनेजर सेम पोजीशन के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या हम देखते हैं कि दो एग्जीक्यूटिव कंपनी के लार्जर शेयर ऑफ कैपिटल को चाहते हैं, इस वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये सारे सर्टेन एग्जांपल्स हैं आपके इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में। बेसिकली इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी एक इंडिविजुअल का किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाना किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, अब क्या रीजन हो सकता है? पहला रीजन हो सकता है पर्सनालिटी डिफरेंसेस, जिसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों लोगों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ये आपका एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट का रीजन हो सकता है कि एक इंसान बहुत ही शाय है, बहुत ही इंट्रोवर्ट है, दूसरा बहुत एक्सट्रोवर्ट है, और दोनों अपने आइडियाज को, एक्सट्रोवर्ट पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आइडियाज को प्रेजेंट करता है, पूरे टाइम वही बोलता रहता है, इंट्रोवर्ट पर्सन कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो जब पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई डिफरेंसेस होते हैं और उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये भी एक रीजन हो सकता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का। परसीव आप किस तरीके से किसी चीज को करते हो सकता है किसी ने कोई और बात कही हो, आपने किसी गलत तरीके से परसीव कर लिया हो, उस पर भी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्लैशेस ऑफ वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, जो वैल्यू होती है लोगों की, जो इंटरेस्ट होता है लोगों का, वो लोगों का क्लैश कर जाए, अलग अलग हो, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लोगों का स्टेटस डिफरेंट है, उनके पास पावर डिफरेंट है, और वो उसको मिसयूज कर रहे हैं, या किसी को लग रहा है कि कोई अपने पावर को, अपने स्टेटस को यूज कर रहा है, इस वजह से भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है कि जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे अवेलेबल, दोनों पार्टी को जरूरत है उन रिसोर्सेज की, लेकिन वो स्केर्स हैं, कम है, जिसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ओके, तो ये सारे रीजन हो जाते हैं जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। और कौन कौन से लेवल होते हैं? थर्ड लेवल इज इंट्रा ग्रुप लेवल, विद इन अ ग्रुप। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इंट्रा का मतलब विद इन होता है, तो इंट्रा ग्रुप का मतलब विद इन अ ग्रुप। तो जब ग्रुप के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दैट इज इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। A group experiencing intra-group conflict may resolve it or may end it in a disagreement. There are two types of intra-group conflict: substantive conflict and affective conflict. तो intra-group conflict एक ग्रुप के अंदर ही होने वाला कॉन्फ्लिक्ट है। इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि उन्होंने आपस में उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा लिया हो और एक रिजल्ट उन्होंने रिजॉल्व कर लिया हो मैटर को, और दूसरा ये हो सकता है कि दोनों ने डिसअग्रीमेंट में उसको खत्म किया हो, दोनों ही अग्री नहीं कर रहे थे और मामला थोड़ा बढ़ गया है, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ गया है। बेसिकली जो इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट, इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप मेंबर्स, जहां पे जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअली डिसएग्री करते हैं, दोनों किसी तरीके के प्रूफ के साथ अपने अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं, डेटा के साथ अपने अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं, और बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ मतलब अपने अपने पॉइंट को रख रहे हैं और वहां पे डिसएग्री कर गए एक दूसरे के साथ, तो दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट। और अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट वो होता है जहां पे इमोशनल रिस्पॉन्स क्लैशेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें बेसिकली इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है जिसकी वजह से इमोशंस वहाँ इन्वॉल्व हो गए, कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया है वहाँ पे। तो दिस इज, जब ये सारे कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप में होते हैं तो दैट इज नोन एज इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ओके, देन फोर्थ वन इज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वो कॉन्फ्लिक्ट जो दो अलग अलग ग्रुप्स में होती हैं, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, और दोनों ग्रुप के मेंबर्स के बीच में आपस में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दैट इज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। द आइडिया इज टू रिकॉग्नाइज एंड डील विद द कॉन्फ्लिक्ट बाय द मैनेजमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है कि जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है उसको वो रिजॉल्व कर दें। फिर है आपका
इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा विद इन। ओके, तो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दैट इज इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट है वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है यूजुअली अराइज बिटवीन सुपीरियर अटेम्प्ट टू कंट्रोल सबॉर्डिनेट। देखिए मैं आपको इसको लर्न करने का एक तरीका भी बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि वर्टिकल लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है ना, या तो वो अप साइड से डाउन आती है या तो वो डाउन से अप जाती है। ठीक है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो हायर लेवल पे है वो लोअर लेवल के किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करे, या उसको मतलब मिसमैनेजमेंट हो किसी तरीके का, उसको ज़्यादा टारगेट्स दे दे, ज़्यादा गोल्स अचीव करने के लिए बोल दे। इस तरीके का जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, या अपनी पावर यूज़ करने की कोशिश करे, या हो सकता है कि कोई जो सबॉर्डिनेट है वो अपने सीनियर की बात मानने से मना कर रहा हो। तो यहाँ पे भी वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हायरार्की में कोई अपर लेवल का पर्सन, कोई सुपीरियर पर्सन लोअर लेवल के पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या जो सबॉर्डिनेट है वो अपर लेवल के पर्सन की बात मानने से मना करता है, तो दैट इज वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। देन कम्स हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। अब आपको भी पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ठीक है। अब उसी से हम याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट में क्या कहा जाता है। देखिए आपको भी पता है हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होती है, ठीक है, या तो वो लेफ्ट टू राइट आती है या तो वो राइट टू लेफ्ट जा रही होती है। तो जब सेम लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब ये पर्सन भी सेम डेजिग्नेशन पे है, ये पर्सन भी सेम डेजिग्नेशन पे है, ओके, और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट ऑफ सेम हायरार्की लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में की हायरार्की में मतलब टॉप मोस्ट लेवल, उसके नीचे का लेवल, उसके नीचे का लेवल, ये जो हायरार्की है इसमें दोनों जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो दोनों सेम लेवल पे आ रहे हैं, तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नाउ थर्ड है आपका लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट। लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट ये बोल रहा है कि मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टाफ डिपार्टमेंट टू सपोर्ट लाइन डिपार्टमेंट। ये बात तो हमें पता है कि कई जगह पे ऐसा हम देखते हैं कि स्टाफ डिपार्टमेंट होते हैं जो आपके लाइन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो आपके स्टाफ एम्प्लॉय टेंड टू हैव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। जो स्टाफ एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास लेवल ऑफ एजुकेशन थोड़ा हाई होता है, वो अलग बैकग्राउंड से आते हैं और थोड़े यंग होते हैं इन कंपैरिजन टू लाइन एम्प्लॉयज। तो जब इनके बीच में किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उसको हम लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। उसके बाद होता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए रोल का मतलब होता है कि क्या क्या काम आपको असाइन किया गया है, क्या रोल है आपका ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज आपको दी गई है वही आपका रोल होता है। तो जब इसमें एक इंडिविजुअल से कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और उसको बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रही है उसको करने में, तो ऐसे केस में वहां पे रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो these are different types of conflict that we have observed in any organization. Now, next is process of conflict, managing conflict एंड मैनेज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, बिकॉज आई थिंक आज हमने जितना किया है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इतना इनफ है। इन द फोर्थ वीडियो लेक्चर और the next video lecture will start with the process of conflict, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके सेमेस्टर के लिए, तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। इसलिए हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन जितना मैंने आज हमने कंप्लीट किया है आज की वीडियो लेक्चर में, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसको अच्छे से इससे गो थ्रू हो लीजिएगा एंड गैदर एज मच knowledge as you can on this particular topic. Okay students, thank you.